नो बेसिक्स के इस चैनल पे आप सबों का फिर से स्वागत है दोस्तों। आज हम जानेंगे काफ़ी इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक 1857 की क्रांति की शुरुआत और इसका प्रसार कैसे होता है। आज डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, हमने पीछे की वीडियो में देखा था कि 1857 की क्रांति जो होती है उसके पीछे कई कारण होते हैं। वो एक आकस्मिक घटना नहीं होती है कि शुरुआत हुई, सैनिकों का विद्रोह हुआ, उन्होंने कुछ अंग्रेज अधिकारियों को मारा और वहाँ से विद्रोह की शुरुआत हो गई। तो ये अचानक घटने वाली घटना नहीं थी, बल्कि एक बहुत लंबे समय से भारतीय जनमानस या भारतीय समाज में या भारत के हर वर्ग में अंग्रेज़ों के प्रति असंतोष फैलता है, जमता है और वो ज्वालामुखी के रूप में फूटता है 1857 की क्रांति के रूप में। राजे राजवाड़े नाराज थे, मुगल राजा नाराज थे, उसके बाद आम जनता नाराज थी, शिल्पीकार नाराज थे क्योंकि उनके उद्योग धंधे, हथकरघा उद्योग चौपट हो चुका था। किसान लोग भू राजस्व व्यवस्था जो थी उसकी वजह से परेशान थे। जमींदार लोग भी खुश नहीं थे, जागीरदार लोग भी नाराज थे। तो कई कारण थे जिसकी वजह से 1857 में अंग्रेज़ों के विरुद्ध एक बहुत बड़ा संघर्ष शुरू हुआ। कुछ और भी हम चीज़ें देख लेते हैं कि नाराज़गी वाले कौन होते हैं। तो वो होता है कि जो अंग्रेज गवर्नर जनरल होते हैं उनका व्यवहार मुगल शासकों के प्रति अपमानजनक होता है। वो अपमानजनक व्यवहार करते हैं। जैसे कि 1836 में ऑकलैंड ने क्या कहा था कि मुगल शासकों को अपना पद पर दावा और अधिकार छोड़ देना चाहिए। उसके बाद लॉर्ड एलनबरो 1843 में क्या करते हैं तो गिफ्ट देना बंद कर देते हैं और सिक्का चलना, जो मुगलों का सिक्का चलता है उस सिक्के को बंद कर देते हैं। अब अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के सिक्के भारत में चलने लगते हैं। अब इससे यहाँ पे प्रश्न बनता है कि इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जाता है कि सिक्का चलना कब बंद हुआ, सिक्कों पे फोटो और नाम कब से बंद हुए। तो ये 1843 में एलनबरो ने बंद किया था। उसके बाद डलहौजी जो है बहादुर शाह जफर को यह कहते हैं कि आप मुगल महल जो है वो खाली कर दीजिए। तो वो पूछते भी हैं कि अगर मैं महल खाली करूँगा तो रहूँगा कहाँ। तो डलहौजी उसका जवाब देते हैं मजाक में बहुत सीरियस बात बोलते हैं, दिल की बात बोलते हैं और कहते हैं कि आप कुतुब मीनार में रहिएगा। तो इस तरीके का अपमानजनक व्यवहार करते हैं गवर्नर जनरल। अब उसी में एक ईमान कमीशन बनाया जाता है डलहौजी के द्वारा ही। 1854 में इनाम कमीशन बनाया जाता है। इनाम कमीशन क्या होता है तो जागीरदारी की पहचान करके उसको अंग्रेजी राज्य में मिलाना, अंग्रेजी शासन के अधीन कर लेना या सरकार के अधीन जब्त कर लेना। जागीरदारी क्या होती थी तो दोस्तों आपको पता होगा कि राजे और राजवाड़े किसी से अगर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते थे तो वो कुछ जागीरें, ज़मीनें दे देते थे किसी को भी कि जाओ, किसी को 50 बीघा, किसी को 100 बीघा, किसी को 10 बीघा, जिससे वो जितना खुश होते थे, जैसी उनकी श्रद्धा होती थी उस तरीके से वो जागीरदारी या ज़मीनें दिया करते थे। इसी दी गई ज़मीन को जागीर कहा जाता था और जिन्हें दिया जाता था उन्हें जागीरदार कहा जाता था। तो ऐसी ज़मीनों का कोई कागज पत्तर तो होता नहीं था। अब अंग्रेज लोग क्या सोचते हैं कि इस तरीके की जितनी भी ज़मीनें हैं, जितनी भी जागीरें हैं, उसको मिला लिया जाए, अपने अधीन कर लिया जाए, अंग्रेजी शासन के अधीन उसको कर लिया जाए, क्योंकि उसका कागज पत्तर तो है नहीं। अब उसी के लिए इनाम कमीशन बनाया जाता है और ये इनाम कमीशन 35,000 जागीरों की जांच पड़ताल करती है और 20,000 जागीरों को अंग्रेजी शासन में मिला लिया जाता है। तो इससे जागीरदारों में भी एक बहुत बड़ा असंतोष फैलता है। सैनिक कारण तो थे ही, वो पीछे की वीडियो में हम लोगों ने देखा हुआ था।
अब दोस्तों जो विद्रोह की शुरुआत होती है, ये शुरुआत होती है सैनिक विद्रोह से। तो सैनिक विद्रोह को जानने और समझने के लिए कुछ चीज़ें और भी जानना जरूरी है। पहली चीज़ है कि छावनी। छावनी क्या होता है? तो दोस्तों छावनी वो जगह होती है जहाँ पर कि सैनिकों को रखा जाता है। पूरी सैनिकों की जो यूनिट रहती है उसे छावनी कहा जाता है। तो ऐसी छावनी कहाँ कहाँ थी? और दोस्तों इन्हीं छावनियों से विद्रोह की शुरुआत हुई थी। 1857 के क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो ये छावनी कहाँ थे, कहाँ कहाँ थे? तो बंगाल में 3 थे, दमदम, बहरामपुर और बैरकपुर। बिहार में दानापुर पटना में था। उत्तर प्रदेश में मेरठ और कानपुर, मध्य भारत में ग्वालियर और उत्तर पश्चिम भारत में लाहौर, पेशावर और सरहिंद में सैनिक छावनियां थी। कुछ और भी घटनाएं घटती हैं, वो क्या होती है? तो विद्रोह की शुरुआत कैसे होती है इसको अब हम देख लेते हैं। तो विद्रोह की शुरुआत होती है दोस्तों, सबसे पहले जो तात्कालिक कारण बनता है कि 1856 में सेना में राइफल को रिप्लेस किया जाता है। जो पहले से राइफल चल रहा होता है जिसका नाम होता है ब्राउन बेस राइफल, इस नाम को भी आप नोट कर लीजिए। ब्राउन बेस राइफल चल रहा होता है और इसके बदले में एक नई राइफल को लाया जाता है जिसका नाम है इनफील्ड राइफल। उस राइफल में इस्तेमाल होने वाली एक कारतूस नई आती है और उसके बारे में एक अफवाह फैलता है या सैनिकों के बीच में कि उसमें गाय और सूअर की चर्बी मिली हुई है। अब गाय जो है हिंदुओं के लिए पवित्र जानवर होती है और सूअर जो है मुस्लिमों के लिए अपवित्र होता है। तो इस कारण से दोनों ही इसका प्रयोग से मना करते हैं, प्रयोग करना नहीं चाहते हैं। और इस कारतूस को प्रयोग करने का भी तरीका ये होता है कि उसके ढक्कन को या कैप को खोलना होता है। उसके लिए दांतों से खींचकर उसके ढक्कन को खोलना पड़ता है, उसके बाद इसका इस्तेमाल होता है। तो इससे लगता है सैनिकों को कि हमारा धर्म भ्रष्ट किया जा रहा है और वो इसके इस्तेमाल पे इस विरोध जताते हैं। अब इसकी शुरुआत कैसे होती है? तो वो शुरुआत होती है, इसके पहले एक बात और जान जाते हैं कि 1857 की जो क्रांति हुई, जैसा कि हमने कहा कि ये क्रांति कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, बल्कि गुस्सा जो है वो लंबे समय से जमा होता जा रहा था। अब इसी में कुछ नेताओं ने, जैसे कि एक महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं नाना साहब, जो कि पेशवा जो हैं, अंतिम पेशवा, क्या नाम है, बाजीराव द्वितीय को निर्वासित करके बिठूर भेज दिया जाता है। बिठूर उत्तर प्रदेश के कानपुर के पास में एक जगह है। तो वहाँ पे जब भेज दिया जाता है तो उनका एक दत्तक पुत्र होते हैं नाना साहेब, और नाना साहेब का बचपन का नाम होता है धोंधू पंत। तो नाना साहब को अंग्रेज लोग पेशवा मानने से इनकार कर देते हैं और उनके पेंशन पर रोक लगा देते हैं। तो ये जो नाना साहब जो हैं वो सारे पूरे देश में और ख़ास करके पुराना जो मराठा क्षेत्र होता है वो तो काफ़ी बड़ा क्षेत्र था, जैसा कि हमने अपनी वीडियो में देखा। तो वो अपने पूरे क्षेत्र में एक अंग्रेज़ों के विरुद्ध मुहिम छेड़ते हैं, पत्र लिखते हैं और साथ में अन्य लोगों के द्वारा रोटी और कमल, कमल का फूल, इन दोनों चीज़ों को भेजा जाता है। अलग अलग क्षेत्र के जो क्षेत्रीय नेता है वो उन तक पहुंचाया जाता है और एक संदेश भेजा जाता है कि अंग्रेज़ों को भारत से भगाने के लिए एक युद्ध करनी है। अब इसके लिए लोगों को तैयार किया जाता है, गांव गांव, शहर शहर भेजे जाते हैं कमल के फूल और रोटी प्रतीक के रूप में। छावनियाँ जो होती है, भारत सेनाओं की जो छावनियाँ होती है, उन छावनियों में एक तालमेल बनाने की कोशिश की जाती है। तो इस तरीके से अंग्रेज़ों के विरुद्ध एक माहौल तैयार किया जाता है। लेकिन ये तैयारी उतनी बड़ी नहीं हो पाती है, उतना तालमेल नहीं हो पाता है, अस्त्र शस्त्र नहीं हो पाते हैं। इसकी वजह से ये क्रांति जो है वो असफल हो जाती है। और इसका एक और कारण ये भी होता है कि इस क्रांति की शुरुआत अचानक से हो गई थी। मतलब तात्कालिक कारण तो थे, लेकिन एक प्लान्ड वे में इसकी शुरुआत नहीं हुई थी।
अकस्मात एक गुस्सा फूटता है सैनिकों में और उससे उसकी शुरुआत हो जाती है और पहले से जो तैयारी चल रही होती है उसी में लोग इसमें धीरे धीरे करके शामिल होना शुरू होते हैं। तो अब इसकी शुरुआत कैसे होती है? कारतूस के प्रयोग पर वो सैनिक विरोध जताते हैं, प्रयोग करना नहीं चाहते हैं। इसी में पहला जो शुरुआत होती है वो 23 जनवरी 1857 को होती है। 3 डेट हैं और डेट को याद करना आसान भी है। 23 में 3 जोड़िए 26 और 26 में 3 जोड़िए 29। ये 23 जनवरी है, 26 फरवरी है और 29 मार्च है। ये 3 अलग अलग डेटों में 3 अलग अलग छावनियों में भारतीय सैनिकों ने विरोध किया। शुरुआत होती है दमदम में। यहाँ पे सैनिकों ने कारतूस के प्रयोग करने से मना कर दिया है। इस पर जो है सैनिकों को पकड़ा जाता है और सजाएं दी जाती है और विरोध को दबा दिया जाता है। फिर 26 फरवरी 1857 को ही बहरामपुर बंगाल में ही वहाँ पे भी विरोध होता है और विरोध होने के बाद वहाँ भी यही किया जाता है। सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, उनको सजाएं दी जाती है। अल्टीमेटली 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में क्या होता है कि इसका विरोध शुरू होता है और वहाँ के एक सिपाही होते हैं मंगल पांडे, जो कि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले से आते हैं, जो वर्तमान में बलिया जिला के अंतर्गत आता है। ये क्या करते हैं कि इतने ज़्यादा जोश में आ जाते हैं, इनका गुस्सा अचानक से इतना ज़्यादा फूटता है कि वो सर्जेंट ह्यूरन और लेफ्टिनेंट बाग पर गोली चला देते हैं। सर्जेंट कौन होता है? तो पूरी छावनी का जो हेड होता है, जिसके नियंत्रण में पूरी सेना होती है, पूरे सिपाही होते हैं, तो वो पूरे सिपाही का जो हेड होता है सर्जेंट, उसी पे गोली चला देते हैं। ये तो बच जाते हैं लेकिन लेफ्टिनेंट बाग मर जाता है, उसकी गोली लगने से मृत्यु हो जाती है। मंगल पांडे को पकड़ लिया जाता है, वारंट जारी करके इन पर सजा तुरंत में सजा दी जाती है और फांसी की सजा 8 अप्रैल को इन्हें दे दी जाती है। जब इनकी फांसी हो जाती है उसके बाद सैनिकों में असंतोष और भी ज़्यादा बढ़ता है। बढ़ने के बाद 24 अप्रैल 1857 को मेरठ में 85 घुड़सवार सैनिक विद्रोह करते हैं। बड़े पैमाने पे विद्रोह होता है, तो उसमें से कई सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, कुछ को अपने पक्ष में कर लिया जाता है, कई को सजाएं दे दी जाती है। ये चीज़ें होती है। फिर अल्टीमेटली 10 मई 1857 को पूरी मेरठ छावनी के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और पूरी छावनी में आग लगा दी। कई अधिकारी मारे गए, कई अंग्रेज लोग मारे गए और भारतीय सैनिक अपने जो बंदी बनाए हुए, जो रखे गिरफ्तार किए हुए सैनिक थे, उनको जेल से छुड़ा लेते हैं और ये दिल्ली की ओर कूच कर जाते हैं। 11 मई को दिल्ली पहुंचते हैं और यहाँ पर पहुंचकर बहादुर शाह द्वितीय, जो कि मुगल बादशाह होते हैं, उनको भारत का शहंशाह घोषित किया जाता है सैनिकों के द्वारा और इस आंदोलन का या इस विद्रोह का नेता भी उन्हें मान लिया जाता है। बहादुर शाह जफर भी अंग्रेजों से व्यथित थे क्योंकि उनके साथ काफ़ी ज़्यादा अपमानजनक व्यवहार किया जा रहा था, तो वो भी नेतृत्व को स्वीकार करते हैं और अंग्रेजों के विरुद्ध एक बड़े पैमाने पे विद्रोह शुरू होता है। एक क्रांति की शुरुआत हो जाती है। पूरे दिल्ली पर ये लगभग कैप्चर कर लेते हैं। अल्टीमेटली जो उस समय के गवर्नर जनरल होते हैं लॉर्ड कैनिंग, पूरी दिल्ली को घेराबंदी करने का आदेश देते हैं, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिल पाती है शुरू में, क्योंकि इतना ज़्यादा विद्रोह आक्रामक था और साथ में यहाँ की आम जनता भी शामिल हो जाती है। मेरठ से लेकर दिल्ली तक का सिर्फ 2 जगह ऐसे होते हैं, सहारनपुर और मुजफ्फरनगर, यहाँ के जनता ने सैनिकों का साथ नहीं दिया। बाकी इस पूरे क्षेत्र में, मेरठ से लेकर दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में बड़े पैमाने पे विद्रोह होता है और इसमें कई सैनिक मारे जाते हैं, जैसे जनरल हेविड जॉन निकोलसन, ये जो है उसी दरमियान मारे जाते हैं। 1400 सितंबर तक ये दिल्ली को घेरा डालने का इनका कमान दिया जाता है। उसी में कश्मीरी गेट पर नियुक्त होते हैं जॉन निकोलसन, इनको विद्रोहियों ने मार डाला। अब जो है
लॉर्ड कैनिंग क्या करेंगे, पूरे दिल्ली को घेराबंदी करने का आदेश देते हैं और अलग अलग क्षेत्रों से सैनिक मंगाए जाते हैं। तो अतिरिक्त सैनिक कहाँ से आते हैं, तो पंजाब से आते हैं, नाभा से आते हैं, पटियाला से आते हैं, कश्मीर से आते हैं। और दोस्तों ये और भी बड़े बड़ी अजीब सी बात है कि ये जितने भी राजे राजवाड़े थे वो भारतीय थे, लेकिन वो अंग्रेज़ों का साथ देते हैं और वो अपने सैनिकों को भेजते हैं। और अंततः दिल्ली पर एक घेरा डाल दिया जाता है और गवर्नर लॉर्ड एलिफिंस्टन जो है वो बहादुर शाह को पकड़ने की रणनीति अपनाते हैं और इसके लिए, इस काम के लिए लगाया जाता है सेनापति हडसन को। अल्टीमेटली जफर को पकड़ लिया जाता है और बहादुर शाह जफर और उनकी पत्नी जिन्नत महल को कैद कर लिया जाता है और उन्हें हुमायूं के मकबरे में कैद कर दिया जाता है और बाद में इन्हें निर्वासित करके बर्मा की राजधानी रंगून के जेल में भेज दिया जाता है और वहीं पे बहादुर शाह की मृत्यु हो जाती है। बहादुर शाह के मज़ार पे अभी भी लिखा हुआ है कि कितना बदनसीब है जफर कि 1-2 गज ज़मीन भी नसीब ना हो सका अपने, मतलब उनको दफनाने के लिए अपने वतन पे 2 गज ज़मीन भी उन्हें नसीब नहीं हुआ है। और ये बातें उन्होंने खुद लिखी थी और वो शायरी जो है सो उनके मज़ार पे लिखा हुआ है। उनके 2 बेटे मारे जाते हैं, एक पोता भी मारा जाता है। जो 2 बेटे मारे जाते हैं, एक होता है मिर्ज़ा मुग़ल और दूसरा बेटा होता है मिर्ज़ा ख्वाजा सुल्तान। इस विद्रोह की जब शुरुआत होती है तो उस समय मुग़लों के सेनापति होते हैं बख्त खान। बख्त खान या इन्हीं को बहादुर खान भी कहा जाता है। ये उस समय दिल्ली में मौजूद नहीं होते हैं, बरेली में होते हैं। वो दिल्ली पहुंचते हैं, उसके बाद विद्रोही सेना का नेतृत्व करते हैं। जब मुग़ल सैनिकों की हार हो जाती है, विद्रोह को दबा दिया जाता है, तो ये भाग जाते हैं और ये लखनऊ भागते हैं और अवध के क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व करते हैं और मरते दम तक ये अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ते रहते हैं। अब बख्त खान लखनऊ आके वहाँ पे विद्रोह को एक नई हवा देते हैं। तो इस तरीके से दिल्ली में विद्रोह को दबा दिया जाता है और दबाने में प्रमुख भूमिका थी सेनापति हडसन की और एलिफिंस्टन की। तो इन दोनों का नाम ख्याल रखिएगा। दोस्तों, अंग्रेज़ों ने जो नीति अपनाई थी कि इस विद्रोह को किस तरीके से दबाया जाए, तो उनका तरीका था कि वो आम जनता पर गोलीबारी नहीं करते थे, आम जनता को वो किसी तरीके से प्रताड़ित करने की कोशिश नहीं करते थे। उनका टारगेट होता था कि विद्रोह के जो मुख्य नेता हैं, जो राजा हैं या जो सेनापति टाइप के लोग हैं, उनको पकड़कर उनको मार दिया जाए, निर्वासित कर दिया जाए या तोप में बांधकर उनको गोली से उड़ा दिया जाए। तो इस तरीके की चीज़ें करते थे ताकि आम जनता में एक दहशत भी फैले और अंग्रेज़ों के प्रति बहुत ज़्यादा असंतोष भी नहीं फैले, क्योंकि आम जनता पे अगर गोलीबारी होने लगेगी तो पूरी जनता आक्रामक और उग्र हो जाएगी। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए वो जनता पर आक्रामक एक्शन नहीं लेते हैं, बल्कि सिर्फ नेताओं को ही पकड़ते हैं और उन्हें ही दंडित करते हैं। अब अवध में विद्रोह फैलता है और अवध में सबसे तीव्र विरोध जो होता है वो अवध में ही होता है। अवध में ज़्यादा तीव्र विरोध होने का कारण क्या होता है? तो एक तो है कि अवध के जो निवासी होते हैं वो तो अक्खड़ टाइप के लोग होते हैं और सेना में अवध के लोग बहुत भारी संख्या में थे। खास करके बंगाल और बिहार जो रेजिमेंट थे, वहाँ बिहार, बंगाल और उत्तर प्रदेश में जो रेजिमेंट थे, तो वहाँ पे अवध के लोग काफ़ी ज़्यादा संख्या में थे। उसके बाद और भी क्या घटना होती है, डलहौजी की हड़प नीति होती है और उसमें एक जो व्यक्ति होते हैं जिनके अवध, वहाँ एक तो अवध के नवाब होते हैं वाजिद अली शाह, कुशासन के आरोप में जो है उनको
हटा दिया जाता है, नवाब पद से कलकत्ता भेज दिया जाता है, वहीं पर उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस घटना से वहाँ की जनता बहुत ज़्यादा अंग्रेज़ों के विरुद्ध होती है कि कुशासन का आरोप लगाया था, और ये कुशासन का आरोप लगाया गया था आउटरम के द्वारा। इन्होंने ही एक रिपोर्ट तैयार की थी और उसी के आधार पे अवध को मिला लिया जाता है अंग्रेजी राज में। अब क्या होती है कि जब अंग्रेजी राज्य में अवध मिला लिया जाता है तो इसे कमिश्नरी घोषित कर दिया जाता है, और यहाँ के कमिश्नर बनाए जाते हैं जॉन लॉरेंस। जॉन लॉरेंस जो है, हेनरी लॉरेंस जो है यहाँ के कमिश्नर बनाए जाते हैं। अब यहाँ पे घटना क्या होती है, अवध में एक मौलवी होते हैं जिनका नाम है मौलवी अहमदुल्ला साहब। ये पहले से ही अंग्रेजों के विरुद्ध एक माहौल बना रहे थे, आंदोलन चला रहे थे, और वो आंदोलन हिंसक और गुरीला तरीके का होता है। और ये अंग्रेज़ों के विरुद्ध मुसलमानों में जिहाद का आह्वान करते हैं कि अंग्रेज़ों को भगाने के लिए मुस्लिमों का कर्तव्य है कि वो जिहाद करें। तो इसका असर भी होता है, और इनसे इतना ज़्यादा डरती है अंग्रेजी सेना, अंग्रेज लोग इतना ज़्यादा डरते हैं कि इन पर 50,000 का इनाम भी घोषित किया जाता है। अल्टीमेटली क्या होता है, नाना साहब और अजीमुल्ला, वही नाना साहब धोंधू पंथ और अपने मित्र अजीमुल्ला के साथ लखनऊ पहुंचते हैं। 30 मई 1857 को लखनऊ में सिपाहियों ने विद्रोह की शुरुआत कर दी, और 4 जून 1857 को बेगम हजरत महल, जो कि वाजिद अली शाह की पत्नी होती है, वो भी सिपाहियों के इस विद्रोह में शामिल हो जाती है। और उनका एक नाबालिग बेटा होता है बिरजिस कादिर। इसको सबसे पहले विद्रोहियों ने नवाब घोषित कर दिया। अब हेनरी लॉरेंस पर विद्रोह को दबाने की जिम्मेवारी दी जाती है, क्योंकि वही कमिश्नर थे। तो ये और ब्रिगेडियर इंग्लिश दोनों कोशिश करते हैं, लेकिन असफल हो जाते हैं। पूरी छावनी में आग लगा दी जाती है, छावनी नहीं बल्कि सिपाहियों के जो पुलिस लाइन कह लें उसको जो होती है, आग लगा दी जाती है। कई अंग्रेज सैनिक मरते हैं, इसमें अफसर भी मरते हैं। फिर हेवलॉक और आउटरम को भेजा जाता है, यही आउटरम जिन्होंने रिपोर्ट दिया था, ये भी विद्रोह को दबाने में असफल होते हैं। अल्टीमेटली कोलिन कैंपबेल को भेजा जाता है गोरखा रेजिमेंट के साथ में, और ये विद्रोह को दबाते हैं। हजरत महल भागकर नेपाल चली जाती हैं। अहमदुल्ला शाह गुरीला युद्ध जारी रखते हैं, और फिर क्या होता है कि उनके साथ अहमदुल्ला शाह वहाँ से भाग जाते हैं, गुरीला युद्ध जारी रखते हैं, और अल्टीमेटली उन्हें रुहेलखंड के नाम जमात सिंह विश्वासघात करते हैं, और इससे वो पकड़े जाते हैं और अंततः वो मार दिए जाते हैं। तो ये था दोस्तों 1857 का विद्रोह, कि दिल्ली और अवध में किस तरीके से ये चलता है, और बेगम हजरत महल भागकर नेपाल चली जाती है, और इसके बाद नाना साहब और अजीमुल्ला ये दोनों भी भागकर चले जाते हैं कानपुर, और वहाँ पे विद्रोह का शुरुआत होती है। तो इस तरीके से विद्रोह आगे बढ़ता है। आगे की वीडियो में अन्य क्षेत्रों में विद्रोह का प्रसार कैसे होता है, इसको हम जानेंगे और समझेंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। मिलते हैं कल के वीडियो में।